हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में वीबीटी सिद्धांत अपना चल रहा था, जिसमें आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं संकरण। देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी में ही एक नया टॉपिक है संकरण। अतिव्यापन अपन कंप्लीट कर चुके थे और आज संकरण स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटिव अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें संकरण का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है संकरण। संकरण के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी 12th क्लास में भी काफी काम में आएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं संकरण क्या होता है, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए संकरण होता क्या है, अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं। संकरण कौन से परमाणुओं में होता है? जो बहुपरमाणुक अणु होते हैं, जैसे CH4 है, H2O है, NH3 है, जिनमें बहुत सारे परमाणु एक जगह मिलकर के अणु बनाते हैं। उनमें अणु निर्माण से पूर्व एक प्रोसीजर होती है संकरण। केवल बहुपरमाणु अणु में होती है और उनमें भी सब में नहीं होती है। उनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे CH4 हो गया, तो CH4 में जैसे कार्बन केंद्रीय परमाणु है, तो संकरण की प्रक्रिया है वो केवल कार्बन तक ही सीमित होती है। हाइड्रोजन जो उनमें संकरण नहीं होता है। संकरण केवल केंद्रीय परमाणु में होता है। यानी जो परमाणु है वो बॉन्ड बनाने से पहले अपनी तैयारी करता है, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है और उसी प्रोसीजर को अपन संकरण नाम से जानते हैं। संकरण में होता क्या है? ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है, लगभग समान होती है, वो आपस में संयुक्त होकर के और अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके और उतनी ही संख्या में और बराबर ऊर्जा वाले कुछ नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें संकर कक्षक कहा जाता है। और इस प्रोसीजर को अपन संकरण कहते हैं। तो ये तो थी संकरण की परिभाषा। एक बार फिर से देख लीजिए संकरण की परिभाषा। केंद्रीय परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे मान लीजिए केंद्रीय परमाणु का 2s कक्षक है, फिर 2p में 3 कक्षक है, 2px है, 2py है और 2pz है। इस तरह से हमेशा संकरण में बराबर ऊर्जा वाले कक्षक होने चाहिए। ये नहीं कि 2s के साथ में 3s ने भाग ले लिया हो। लगभग बराबर ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयुक्त होकर के, यानी ये जितने भी कक्षकों में संकरण हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2s, 2px और 2py, इन तीनों कक्षकों में संकरण हो रहा है, तो ये एक जगह आपस में संयुक्त होंगे और संयुक्त होकर के अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। यानी तीनों के पास में जो ऊर्जा है उसको इक्वल करेंगे। यानी संकरण के बाद में जो नए कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा समान हो जाएगी और पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में, जैसे ये 3 कक्षक है तो उतनी ही संख्या में, यानी 3 नए कक्षक बनाएंगे और बराबर ऊर्जा वाले। इस तरह से ये 3 नए कक्षक बन गए बिल्कुल से बराबर ऊर्जा। ये जो कक्षक बने हैं, इन कक्षकों को अपन कहते हैं संकर कक्षक और इसी प्रोसीजर का नाम होता है संकरण। और जो जो कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उसी के आधार पर संकरण का नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक S कक्षक ने और 2 P कक्षकों ने भाग लिया है तो संकरण का नाम हो जाएगा sp2। अगर तीनों भाग ले तो P कक्षक अगर तीनों भाग लेते तो नाम हो जाता है sp3। इस तरह से संकरण का नाम हो जाता है। तो ये तो संकरण की थी परिभाषा। अब बात करते हैं अपन संकरण के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। तो देखिए संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण यानी संकरण के कैरेक्टर्स कौन कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गुण है समान संख्या। संकरण में जो कक्षक भाग लेते हैं, जैसे 5 कक्षकों ने भाग लिया है, तो उतनी ही संख्या में यानी समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण होता है। संकरण के दौरान कक्षकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो 4 ही नए कक्षक बनेंगे। अगर 5 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 5 नए कक्षकों का निर्माण होता है। यानी कक्षकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, समान ऊर्जा। संकरण में जो नए कक्षक बनते हैं यानी जो संकर कक्षक बनते हैं, उनकी सबकी ऊर्जा हमेशा बिल्कुल से इक्वल होती है। भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। यानी संकरण से पहले जो कक्षक है उनकी ऊर्जा लगभग समान है, लेकिन संकरण के बाद में उनकी ऊर्जा लगभग समान न होकर के पूर्णतया समान हो जाती है। तीसरा पॉइंट, समान आकृति। उनकी शेप और साइज सबकी इक्वल हो जाती है। जैसे संकरण से पहले अपन जानते हैं S कक्षक गोलाकार होता है, जबकि P कक्षक होता है वो डंबल के आकार का होता है। लेकिन अगर कक्षकों में संकरण हो गया तो उसके बाद में सभी कक्षक सेम ही साइज के हो जाते हैं, वो डंबलाकार ही हो जाते हैं सारे। संकरण से पहले हालांकि सारे अलग अलग है, कोई डंबल के आकार का है, कोई गोल है, कोई द्विडंबलाकार है, लेकिन संकरण के बाद में सब सेम हो जाए। संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग ले सकते हैं? संकरण में किसी भी प्रकार का कक्षक भाग ले सकता है और संकरण से ज्यामिति निर्धारित होती है। देखिए समान संख्या में कक्षक बनते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं, उनकी आकृति भी सबकी सेम होती है। बंध निर्माण।
संकर कक्षक होते हैं ये असंकृत कक्षकों की तुलना में बॉन्ड बनाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 का अणु बन रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी होगी। अब अगर मान लीजिए दो अलग अलग अणु लेता हूं मैं, यहां पर जो कार्बन है इसमें संकरण हो गया और इस कार्बन में मान लीजिए संकरण नहीं हुआ, तो इस कार्बन के जो कक्षक हैं वो सहसंयोजी बॉन्ड बनाने में ये वाले कार्बन के कक्षकों की तुलना में ज्यादा समर्थ होते हैं, ज्यादा सक्षम होते हैं। यानी सहसंयोजी बॉन्ड बनाने के लिए संकर कक्षक ज्यादा सुटेबल होते हैं। सहसंयोजी बॉन्ड बहुत ही आसानी से वो बना सकते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बनाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। ज्यामिति का निर्धारण संकरण के द्वारा होता है। संकरण में जब नए कक्षक बनते हैं, जैसे मान लीजिए 5 संकर कक्षकों ने भाग लिया और 5 नए कक्षक बन गए, जैसे ही नए संकर कक्षकों का निर्माण होता है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर सेट हो जाते हैं, जो कि अपन VACPR सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए संकरण के दौरान 4 संकर कक्षकों का निर्माण हुआ है तो वो चारों संकर कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर, अब 4 कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर चतुष्फल के रूप में विन्यासित हो सकते हैं। तो चारों कक्षक चतुष्फल के रूप में विन्यासित हो जाएंगे और उस अणु की ज्यामिति पहले ही तय हो गई कि वो चतुष्फलकीय होगा। बनने के पश्चात उसकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होने वाली है। यानी जो ज्यामिति का निर्धारण है वो भी संकरण के साथ में ही हो जाता है। जैसे ही कक्षक बनते हैं वो ज्यामिति के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। और संकरण में सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। सभी प्रकार के मतलब कोई पूर्णतया भरा हुआ कक्षक है वो कक्षक भाग ले सकता है, कोई आधा भरा हुआ कक्षक है वो भी भाग ले सकता है, कोई बिल्कुल से खाली कक्षक है तो वो भी भाग ले सकता है। संकरण में उत्तेजित होने के पश्चात भी कक्षक भाग ले सकते हैं, यानी उत्तेजित कक्षक भी भाग ले सकते हैं। और अगर कक्षक उत्तेजित नहीं हुआ है तो वो भी भाग ले सकता है। यानी संकरण में भाग लेने के लिए कक्षकों की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी प्रकार का कक्षक भाग ले सकता है। तो ये थे संकरण के कुछ महत्वपूर्ण गुण। संकरण होने के पश्चात अणुओं में हमेशा अतिव्यापन होकर के और साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणुओं का निर्माण होता है, सहसंयोजी बंधों का निर्माण होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें अपन ने संकरण से संबंधित जो बेसिक चीजें होती है उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन संकरण के प्रकार स्टार्ट करेंगे और उनके साथ साथ में एग्जांपल पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक संकरण और साथ साथ में उसके एग्जांपल पढ़ते हुए अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। VBT सिद्धांत में लास्ट टॉपिक है संकरण, लेकिन ये काफी बड़ा है, 3-4 वीडियोज में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट के द्वारा में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।